नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। अगर कुछ समय पहले की बात की जाए तो आपने ये महसूस किया होगा कि हर छोटे बड़े काम के लिए लोगों को पहले बैंक जाना पड़ता था। खाते खुलवाने से लेकर पैसे निकालने और जमा करने तक हम बैंक जाना अनिवार्य समझते थे। अब समय बदल चुका है और हर काम हम घर बैठे अपने सेल फोन पर कर लेते हैं। पैसे भेजने से लेकर बैंक में पैसे जमा करने तक, यहाँ तक कि लोन लेने और देने की प्रक्रिया भी जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आसान हो गई और हम बहुत सारी परचेसिंग तो ऑनलाइन करने लगे। पर इस ऑनलाइन का खामियाजा हमें तब उठाना पड़ा जब ऑनलाइन ठगी का हम शिकार हुए। तो आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम की, साइबर ठगी की, और क्यों होता है, कैसे लोग इसका शिकार हो जाते हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे और कैसे इससे बचा जाए। इस पर हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे कुछ उपाय। तो चलिए करते हैं अपने एक्सपर्ट का स्वागत। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में भोपाल से साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ ही दुर्ग से हमारे साथ जुड़ रही है मोनाली गुहा, साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत। और इस पूरी चर्चा में कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न लेकर हमारे साथ हैं सुधीर वर्मा, जो कि छात्र हैं कॉलेज के। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल शोभित जी आपसे, कैसे हम ठगी का शिकार हो जाते हैं? जब हम साइबर ठगी की बात करते हैं तो ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे लोग संपर्क कर लेते हैं लोगों से और कैसे वो ठगी का शिकार बनाते हैं लोगों को? देखिए, क्या है कि साइबर ठगी का शिकार हम अपनी गलतियों के कारण होते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासापूर्व या देखी में, या हम ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, जी और हम इस द्वेष में रह जाते हैं और कहीं ना कहीं हम चूक कर देते हैं और हमसे कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है, और इस कारण से हम साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। जी। हम बात करें कि लोगों के पास पूर्णतः जानकारी नहीं है कि हम्म। कैसे चीजों को लेके यूज करे। जैसे डिजिटल इंडिया लॉन्च कर दिया है, पर लोगों को अभी तक डिजिटल इंडिया के बारे में, यूपीआई के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में, इवन एप्स के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। जी इस कारण से हम इन ठगी का शिकार बनते हैं। जी, यानी कि जानकारी की कमी आपको लगता है और जरूरत से ज्यादा लाभ पाने की चाहत, ये दो कारण जो मुख्य हैं जो हमें ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाती है। हमारे साथ मोनाली गुहा भी यहाँ पर है। मोनाली जी, आपसे जानना चाहते हैं, आजकल के बच्चे, आजकल के युवा ज्यादातर वक्त मोबाइल में बिताते हैं और उन्हें ये लगता है कि मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिससे समय भी बच जाता है और उनका काम भी हो जाता है। शायद इस वजह से भी वो बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर हम ऐप के बारे में बात करें तो किसी ऐप को डाउनलोड करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि हम ऐसे किसी भी सोर्स से अपना कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जो ऑथराइज्ड ना हो। जैसे कि अगर जो ऑफिशियल डाउनलोड स्टोर्स होते हैं, चाहे एंड्रॉइड के लिए हो, आईओएस के लिए ब्लैकबेरी, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो, उसके जो ऑथराइज्ड सोर्सेज होते हैं सिर्फ वहीं से एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया जाना चाहिए। इसके अलावा कई बार लोग गलती ये करते हैं कि मॉड एप्लीकेशंस या फिर कई बार क्रैक वर्जन्स डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली गूगल या किसी अदर सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वायरस के या फिर हम जिसे रेड कहते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ऐसे बाइंडिंग पैकेजेस साथ में आ जाते हैं जो कि हमारे मोबाइल फोन का एक्सेस कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं। संभव है कि किसी हैकर के पास हो या कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस चीज का गलत इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर जरूरी ये है सबसे पहली बात कि हम ऑफिशियल डाउनलोड स्टोर से ही एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेरी अपनी खुद की स्टडी का भी एक हिस्सा है कि इंडिया में लगभग 80% लोग एक बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं, और वो ये है कि जब वो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला ऑप्शन आता है, वहां पर लोग बिल्कुल भी गौर नहीं करते। तुरंत तुरंत नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, आई एग्री, और इस पर क्लिक करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि इन टर्म्स कंडीशंस में साफ साफ लिखा होता है कि इनकी कौन कौन सी आपकी एक्सेस परमिशंस वो इस्तेमाल करने वाले हैं, आपका कौन सा डेटा इस्तेमाल करने वाले हैं। कई बार वो मार्केटिंग के नाम पर करते हैं, कई बार बेटर यूजर एक्सपीरियंस के नाम पर करते हैं, कई बार साफ साफ लिखा होता है कि इन डेटा में आपका पासवर्ड भी इंक्लूडेड है, आपका की स्ट्रोक भी इंक्लूडेड है और एक्सेसिबिलिटी की परमिशंस भी इंक्लूडेड है, जो कि अगर उन्हें जरूरत लगता है तो बिजनेस पर्पस के लिए थर्ड पार्टी के साथ में साझा कर सकते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी कौन होगी, किस तरह से वो थर्ड पार्टी आपके डेटा का इस्तेमाल करेगी, इस तरह की तमाम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक यूजर कभी भी नहीं जान पाता है जो कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर जरूरी ये भी है कि जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली वो एप्लीकेशन जो आप फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं या फिर उसकी सर्विसेज आप फ्रीली एक्सेस करने वाले हैं, उनकी टर्म्स कंडीशंस बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। इसके अलावा लोग
लोग एक बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं, खासतौर पर गेमिंग की एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें या फोटो एडिटिंग की बात करें या नॉर्मल म्यूजिक या वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन की बात करें, इनके साथ में ज्यादा संभावना होती है कि अगर आप फ्री सोर्सेज या कुछ अनऑथराइज्ड सोर्सेज से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपके फोन पर मैलिशियस वायरस या ट्रोजनर्स या फिर कोई इस तरह के रैट आ सकते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं कि जो भी वो ऐप इंस्टॉल करते हैं उस ऐप के द्वारा मांगी गई सारी परमिशंस वो ओके ओके करके अलाउ करके देते जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर एप्लीकेशंस में आपके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसको एक्सेस करने के लिए मांगते हैं, आपकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, माइक्रोफोन, इसके अलावा आपका जो SD कार्ड होता है, कई बार उसको मॉडिफाई या कंटेंट को डिलीट या क्रिएट करने की परमिशंस भी मांगते हैं। इसका सीधे तौर पर मतलब ये होता है कि जिस तरह से इन सर्विसेज का इस्तेमाल आप करते हैं, मैन्युअली करते हैं, इन सर्विसेज को एक्सेस और प्लस इनकी एक जो कमांड है वो जो जिस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किया है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये श्योर ना हो जाएं कि उनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो आपका डेटा यूज कर रहे हैं या नहीं, जब तक ये सारी चीजें क्लियर ना हो तब तक ये परमिशंस देनी नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि लोग इस तरह के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते रहते हैं और ये परमिशंस देते जाते हैं। सुरक्षा के तौर पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिन एप्लीकेशंस का आपको अब इस्तेमाल नहीं है या बहुत रेयरली आप जिनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस तरह के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें और जहां तक जरूरत हो, जहां तक आपको लगे कि वाजिब कोई परमिशन मांगी जा रही है, तभी आप ये परमिशंस दें, वरना वो परमिशंस आप ना दें। इसके अलावा यदि आपको ऐसे एप्लीकेशंस को अपने फोन पर रखना भी है जिनके आपको बीच बीच में जरूरत पड़ती रहती हो, तो अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर परमिशंस में जाकर इनकी ऐसी परमिशंस को आप डिनाई करते जाएं जिनको आपको लगता है कि नहीं दिया जाना चाहिए, जिसपे स्पेशली माइक्रोफोन की, लोकेशन की, कॉन्टैक्ट की और एक्सेसिबिलिटी परमिशंस स्पेशली मैं कहूंगी कि इनको हटाकर रखना चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे। सुधीर के मन में कोई सवाल है, पहले हम सुधीर का सवाल ले लें। सुधीर बताइए हमारे एक्सपर्ट से आप क्या पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल यही है कि जब भी ऑनलाइन फ्रॉड की बात आती है तो जो फ्रॉड करने वाले लोग रहते हैं उन तक हमारा नंबर पहुंचता कैसे है, क्या तरीका रहता है और कैसे बचा जाए, बस यही जानना था मैम। जी शोभित जी, पहले आपसे ही इसका उत्तर ले लेते हैं, कैसे बचा जाए और कैसे इन तक नंबर पहुंचता है। एक बार मुझे सवाल थोड़ा सा मिस हुआ कि कैसे किस चीज का नंबर पूछ रहे थे वो, क्योंकि नेटवर्क इशू है। क्लाइंट के नंबर या फिर किसी भी आम पब्लिक के नंबर इन साइबर क्राइम वालों तक पहुंचते कैसे हैं, ये सवाल है सुधीर का। अच्छा, जो नंबर्स हैं आपके मोबाइल के वो कैसे पहुंचते लोगों तक? जी जी देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। जब हम फेसबुक में अकाउंट खोलते हैं, व्हाट्सएप पे अकाउंट हम चालू करते हैं और हम जब वैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट चालू करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि फ्री में इतनी अच्छी सर्विसेज मिल रही है और हम उस फ्री का बहुत लाभ उठाते हैं। उस लाभ में हम अपने जहां जहां हम जाते हैं वहां की फोटो टैग करते हैं, अपने नंबर उस पर डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ उस पर डालते हैं, अपना फेवरेट कलर डालते हैं, अपने कौन कौन सा रिलेशन या रिलेटिव है वो डालते हैं और ये बताते हैं कि हमारे जो पुराने मित्र खो गए वो कहाँ है, वो सब हमको ढूंढ लेंगे। और यहीं से शुरू होता है आपका डेटा का जो थेफ्ट है, कि जब आपका फोटो है, जो आपका नंबर है, जो आपका ईमेल आईडी है, जो आपकी सारी डिटेल्स है, वो ऐसे करके मार्केट में बाहर निकलती है। इसके अलावा जो हम बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं, जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी से फोन आते हैं या क्रेडिट कार्ड वालों के फोन आते हैं, तो ये बैंक से आता है। जी एक्चुअली बैंक जो है ये अपने डेटा को शेयर करता है अपने एम्प्लॉय से कि वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे सके, वो आपसे जनरल इंश्योरेंस ले सके, वो आपसे अपना व्हीकल का इंश्योरेंस करा सके, वो आपसे मतलब ऐसे करके नंबर जाते हैं। फिर जो आपके मोबाइल आप लेते हैं उसका जो रिचार्ज होता है वो कंपनी आपको मैसेज करती है, कॉल करती है, वो थर्ड पार्टी को देती है कि इनको आप कॉल करिए, इनसे आप इनको ये प्लान समझाइए। ऐसे करके मैनुअली, हमारे भारत में एक्चुअली हैकर है ही नहीं। जो ये हैकिंग होती है ये हमारे भारत में समझ लीजिए 1% भी नहीं है। सिर्फ एक हुआ है कि हैकर है, हैकर। एक्चुअल हैकर यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हम लोग की मूर्खता है और हम लोग की लालच है कि ये फ्री में मिल रहा है। और लालच बुरी बला जो कहावत बनी इसलिए है कि हमारे यहाँ एक्चुअल 2-3 चीज है कि जैसे जलन, दूसरे से लड़ाई झगड़ा है तो उसका आईडी हैक कर लिया, हैक नहीं किया वो जाके चुरा लिया उसने। जैसे ही ये ऐसे कई पैटर्न है जिसमें नंबर हमारे मैनुअली जा रहे हैं, हमारी चीजें मैनुअली जा रही है और कहीं ना कहीं ये हम लोग का आपस में होता है, क्योंकि हैकर जो आते हैं वो 1000-2000 रुपए नहीं चुराते, वो लाखों का ट्रांजेक्शन करते हैं। जी लाखों का ट्रांजैक्शन करते हैं। अभी हमने देखा कि YouTube पर लाइक के जरिए किसी के खाते पर 4000 रुपए ट्रांसफर करने थे और उन्होंने 71 लाख रुपए उनके अकाउंट से पार कर लिए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ मोनाली जी, ये कैसे संभव हुआ और ये कैसे हो जाता है, कैसे लोग इस झांसे में आ जाते हैं?
जी देखिए, यहाँ पर दो पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगी। तो डेटा सुरक्षा को, जो कि अभी सवाल था कि कैसे ब्रीच, तो इन उसके अलावा मैम, अगर आप पीसीआर से कनेक्ट करके जी, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। जी, तो यहाँ पे मैं दो पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी। जो हमारे नंबर कैसे पहुंच, लिंक पर क्लिक करके किस तरह के अपराध होते हैं, जी। सोर्सेज एप्लीकेशन इस्तेमाल कर, या हम जिस कर रहे हैं, जब भी डेटा ब्रीच होता है, जब कोई डेटा जाता है तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज के अलावा हम इंस्टॉल कर, उनको हम जो परमिशंस की एक्सेस माय कॉन्टेक्ट की जाती है, और वो फिर किस तरीके से अपराधियों आपकी डार्क वेब के जरिए से या कोई अदर इसके जरिए से पहुंच जाती है। बचने के तरीके में एक और पॉइंट मैं यहाँ पर उनके लिए भी ऐड करना चाहूंगी कि आप कोशिश करें कि ऐसा मोबाइल नंबर जो आपने बैंक में रजिस्टर किया हुआ हो, या ऐसा कोई मोबाइल नंबर जो आपने ओटीपी रिसीव करने के लिए रजिस्टर किया गया हो, उन नंबरों को आप कोशिश करें कि लिमिटेड रखें, उनको आप पब्लिक ना करें, और उनसे आप कोई सर्विसेज ईमेल वगैरह पे सब्सक्राइब ना करें, ताकि लिमिटेड वे में वो इन्फॉर्मेशन केवल आप ही के पास रहे। इसके अलावा एक जो सवाल आपने किया है कि किस तरीके से किसी लिंक पर क्लिक करके इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि कभी किसी के खाते से पैसे गायब हो रहे हैं या किसी का डिवाइस हैक हो रहा है, तो लिंक से संबंधित बहुत आसान शब्दों में बताना चाहूंगी कि जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, संभावना मोटे तौर पर दो होती है। पहली संभावना होती है कि अगर वो मेलिशियस उसमें कुछ बाइंड किया गया है, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या कोई पर्टिकुलर सर्विस या एक्सेस परमिशन, तो आपके फोन पर कोई मैलिशियस कोड या कोई ऐसी मैलिशियस सर्विस इंस्टॉल हो सकती है जो कि आपके मोबाइल फोन को हैक करके आपका डेटा हैकर्स को एक्सेस करने में मदद करे। दूसरा ऐसा हो सकता है कि इनके माध्यम से आपसे कोई फॉर्म भरवाया जाए, उसमें आपकी कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ले ली जाए जिसके माध्यम से बाद में आपके साथ ठगी की जाए, जैसे आधार कार्ड का नंबर, आपकी एटीएम की पिन या आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स। इसके अलावा कुछ ऐसी भी लिंक्स होती हैं जहां पर सीधे सीधे एडमिन एक्सेस लिया जाता है, और इसमें फिर आपको अलग से और कोई परमिशन नहीं देनी पड़ती। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमने तो कोई ओटीपी भी नहीं बताया था, और सिंपली बस एक लिंक पर क्लिक किया और हमारा ओटीपी अपराधी के पास जाने लगा, उसने पूछा भी नहीं। तो ये सिंपली एसएमएस फॉरवर्डिंग की कुछ लिंक्स होती हैं। इसके अलावा कई बार ये आपसे कुछ हैश और स्टार के कोड्स डायल करवाते हैं, जैसे कि स्टार 410 या इस तरह के बहुत सारे कोड्स होते हैं, जिनको अगर आप मतलब आप अगर किसी हैकर की या किसी पर्टिकुलर ऐसे अनजान व्यक्ति की कमांड्स को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको क्राइम के लिए कोऑर्डिनेट कर देते हैं, और इसके जरिए से ये सारी चीजें हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि कई बार अपराधी आपको जो लिंक्स भेजते हैं उसमें ये कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा देते हैं, आपके फोन की कुछ सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं, जैसे इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज, या फिर आपका जो प्ले प्रोटेक्ट होगा उसको ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ये अपनी पर्टिकुलर एपीकेस अपने पास बना कर रखते हैं, या उन्हें फॉरवर्ड करते हैं इमेजेस के फॉर्म पर, पीडीएफ के फॉर्म पर, या सीधे तौर पर लिंक के फॉर्म पर, जो कि आपके डिवाइस की कहीं ना कहीं एडमिन परमिशंस लेती हैं, और फिर खुद ही दूर बैठकर वो आपके फोन को ऑपरेट कर पाते हैं। बचने के इनके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तो मैं यही कहूंगी कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा कहे गए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी एसएमएस पर बिलीव ना करें, और किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। आपने अक्सर देखा होगा एनीडेस्क, क्विक एक्सेस, टीम व्यूअर, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि बनाए तो पॉजिटिव पर्पस के लिए गए हैं कि आप स्क्रीन शेयर कर पाए, दूर बैठकर आप रिमोटली सिस्टम्स को एक्सेस कर पाए, लेकिन इसका दुरुपयोग अपराधी ठगी करने के लिए कर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई अनजान व्यक्ति किसी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहे, केवाईसी के लिए या किसी सर्विस के लिए या कस्टमर सर्विस के लिए, तो आप बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग बहुत बड़ी गलती, ये भी मेरा एक स्टडी का पार्ट है मेरी अपनी रिसर्च का, कि लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब ओटीपी आता है तो यूज करने के तुरंत बाद उसको डिलीट करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं। आप पाएंगे कि आज लगभग मैक्सिमम लोगों के फोन में अगर उन्होंने अपने मैसेज बॉक्स को क्लियर नहीं किया होगा तो पिछले 2 3 4 साल पुरानी ओटीपी आज भी उनको अपने फोन पर मिल जाएंगी। इसके अलावा ट्रांजेक्शन के जो मैसेजेस होते हैं लोग उसको भी डिलीट नहीं करते हैं, तो ये उनको खासतौर पर डिलीट करना चाहिए। इसके अलावा बैंक की स्पेशल जहां पर सुरक्षा की बात आती है, तो एक और बड़ी लापरवाही लोगों की साइड से ही ये भी होती है कि वो अपनी एटीएम पिन को बदलते नहीं है, और कई बार ये जो पिन होती है वो लगभग सारे एप्लीकेशंस में कॉमन होती है। तो ये गलती ना करें, समय रहते महीने में एटलीस्ट 2 से 3 बार आप अपनी ये पिन बदलें। आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है बैंक में, कोशिश करें कि उसका पासवर्ड आपको हमेशा याद रहे, और जिस भी बैंक में आपका खाता हो उस बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके फोन पर होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं जी जी पर लोगों वगैरह
वगैरह शो किया जाता है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां से आप सिंगल क्लिक पर अपने सारे कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। कभी अगर ऐसा हो जाए कि फाइनेंशियल कोई अपराध हो गया है या खाते से पैसे कट गए हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो यही है कि जो खाता आपका हैक हुआ है, उस बैंक खाते को आप तुरंत ब्लॉक करें। अगर आप बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही आपको तुरंत सेटिंग्स में ऑप्शन दिया जाता है, ब्लॉक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इन्हें आप सिंगल क्लिक पे ब्लॉक कर दें, ताकि आपके खाते से बचे हुए पैसे ट्रांसफर ना हो। इसके तुरंत बाद आप अपने बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1930 पर कॉल करें, अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें और उसके कॉपी लेकर तुरंत आप अपने बैंक मैनेजर को विजिट करें, वहां उन्हें एप्लीकेशन दें कि इस तरह का अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है और आप चाहते हैं कि ये मनी होल्ड किया जाए और समय रहते आपके खाते में वापस किया जाए। जी बिल्कुल, इन सब पर विचार करना बेहद जरूरी है। शोभित जी, आपसे जानना चाहते हैं, बहुत सारी जगहों पर जहां पर फ्री एक्सेस अलाउ होता है, जहां पर हम वाईफाई अलाउ कर सकते हैं, वहां पर हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्या ये जो फ्री का मिलने वाला वाईफाई है, ये भी हमारे लिए खतरे की घंटी है? देखिए मैडम, मैंने शुरू में फिर कहा है कि मुफ्त में जो मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ही होता है। फ्री में आज की दुनिया में कुछ नहीं मिलता है जी। तो जो फ्री सर्विस है, जैसे हम किसी होटल में जाकर रुके तो हम उस होटल को पे कर रहे हैं, तो हम उसका फ्री वाईफाई एक बार यूज कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहिए जी। क्योंकि वाईफाई जो है वो बहुत अच्छा एक्सेस होता है किसी भी मोबाइल को ट्रैप करने का। ब्लूटूथ हुआ एंड वाईफाई, ये बहुत जल्दी ट्रैप करता है मोबाइल को। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि भारत में अभी हैकर्स नहीं है, ये सारे बच्चे हैं जो केवल अपने पैसों के लिए, भी जेब के लिए अभी नए नए सीखे हुए नवसीखिए बच्चे जो अभी इसमें कोशिश कर रहे हैं, जो 1000, 2000, 5000, 10,000 की हिमाकत करते हैं, सब पकड़े जाते हैं। और अभी हम लोगों ने काफी ज्यादा लोग पकड़े हैं मध्य प्रदेश पुलिस से जाके जी। तो सबसे मेन चीज है कि हम फ्री के पीछे ना जाए, हम वो चीज लें जो ऑथेंटिकेटेड है। जैसे मैडम ने कहा बहुत अच्छी, हम मोबाइल नंबर ऐसा यूज ना करें। हम कहते हैं साहब कि मोबाइल में आप ऐसा कुछ रखो ही मत, क्योंकि ये स्मार्टफोन है और आपसे बहुत स्मार्ट है जी। और अगर स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं तो आप या तो उससे स्मार्ट बने, या फिर स्मार्टफोन में ऐसा कुछ सामान ना रखें। कि लोग बहुत खासतौर से कई लड़कियों, कई लड़कों के, कई लोग के मैसेज आते हैं, कई कंप्लेन आती है कि साहब हमारे वीडियो लीक हो गए। तो आपने ऐसे वीडियो बनाए क्यों? और बनाए तो आप अपने पास मोबाइल में क्यों रखे? तब हमारा पैसा चला गया तो आपने यूपीआई से लिंक क्यों किया? भाई आप यूपीआई में वॉलेट है, वॉलेट का पैसा यूज करो ना, अकाउंट क्यों लिंक कर रहे हो? वॉलेट की जो लिमिट है 5,000 रुपए जी, तो कहीं कर रहे हैं। और हम उनको एक मौका देने की, भाई आ बैल मुझे मार। तो सीधी बात है, अगर हम देख रहे हैं कि सामने कोई प्रॉब्लम है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो बाकायदा सीधी बात है हम उस गड्ढे में गिरेंगे। तो आपको सिर्फ सेफ रहने के लिए पहले तो ज्ञान, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि आपको नहीं पता व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आ रहा है, क्या लिंक आ रही है, आप ओपन कर ले तो उस पर .apk जैसे बताया मैडम ने कि .apk आपका पूरा मोबाइल ऑन रिमोटली एक्सेस करता है। तो रिमोटली एक्सेस करने पर आपका कैमरा, टीवी, इवन वाईफाई हैक करता है। इवन आपका कई अभी केस आया था टीवी से, बेडरूम में लगा हुआ टीवी ने पूरा रिकॉर्ड करके पूरा वीडियो शूट किया था। तो वाईफाई हो चाहे कोई सा भी जोन हो, आपको फ्री में कुछ नहीं लेना है। आपको इंटरनेट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। अब 1 GB का रेट खत्म हो गया है, अब 100 GB मिल रहा है सीधा सीधा। तो आप मुफ्त के चक्कर में उलझिए नहीं, अपना दिमाग लगाएं और प्लेजर, अपना पेशेंस रखें और बहुत समझदारी से कोई भी कदम उठाए जी। मोनाली जी, आपकी तरफ रुक करते हैं। ब्लैक मार्केट की भी चर्चा होती है, क्या है ये ब्लैक मार्केट? मैम आपकी आवाज कर, मैं सुना कि आप ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। मैम बेसिकली देखिए, ये जनरली अपन डार्क वेब से रिलेट करके टर्म इस्तेमाल करते हैं, और डार्क वेब एक ऐसा स्पेस है इंटरनेट का जहां पर वो सारी चीजें संभव हैं जो कि नॉर्मल आपके सरफेस नेट में, यानी कि जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो चीजें संभव नहीं हो पाती। डार्क नेट को या डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग तरह के ब्राउजर्स का इस्तेमाल करना होता है, अलग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। और ये एक ऐसा प्लेस है जहां न सिर्फ अपराधी हैं बल्कि एजेंसीज भी होती हैं, सुरक्षा एजेंसीज भी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी होते हैं। बट इनका जो ज्यादातर हिस्सा है वो बेसिकली अपराधियों द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। यहाँ पे हर वो क्राइम होता है जो शायद कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, चाहे हम बात करें ह्यूमन ऑर्गन डीलिंग की, इवन किलिंग की, और इसके अलावा डेटाबेस जो भी ब्रीच होता है, जो टेररिज्म के ग्रुप्स होते हैं, जो मतलब कुछ इस तरीके से हिडन वर्ल्ड पे जो काम करते हैं, काइंड ऑफ हम एक टर्म यूज कर सकते हैं डिजिटल अंडरवर्ल्ड, ये उस तरह का एक स्पेस होता है। और अक्सर आप पाएंगे कि जो भी डेटा ब्रीच होता है, बहुत ही तेजी से जो वायरल होने का एक जो स्पेस है वो डार्क वेब में ही होता है। कई अलग अलग तरह का डेटा आप देखेंगे कि अगर बैंकिंग
बैंकिंग का कोई डेटा लीक हुआ है या लोगों के कॉन्टैक्ट का कोई डेटा लीक हुआ है, किन्हीं के कोई आईडी कार्ड्स लीक हुए हैं, तो चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ये जो इंफॉर्मेशन है वो अल्टीमेटली पहुंचती है आपके डार्कनेट तक और उसके बाद फिर वहां से वो डेटा वायरल होता है और जाता है अपराधियों तक। इस डेटा को न सिर्फ एक बार सेल और परचेज किया जाता है बल्कि कई बार मल्टीपल टाइम मल्टीपल जो इलीगल पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं वो इसको मल्टीपल टाइम शेयर करते हैं और काफी मोटी रकम कमाते हैं। और अल्टीमेटली इसमें डेटा वही होता है जो या तो हमारी साइड से लापरवाही से लीक होता है या जिस एजेंसी या जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने अपना ये डेटा साझा किया हुआ है, अगर उन्होंने प्रॉपर सुरक्षा नहीं रखी है, कोई हैक अटैक हुआ है तो फिर वो डेटा वहां से लीक होता है। मैं नॉर्मल यूजर से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी आप अपने नॉर्मल डिवाइसेस से डार्क वेब को विजिट करने की कोशिश करें जी। कि प्रॉब्लम कहते हैं कि काजल की कोठरी से कोई बिना दाग के वापस नहीं आता, तो चूंकि ऑलरेडी वहां पर कुछ ऑब्वियसली क्रिमिनल्स हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आपको विजिट नहीं करनी चाहिए और वहां से भी मैलिशियस प्रोग्राम्स आपके फोन पर या आपके लैपटॉप पर आने की संभावना होती है। तो कोशिश यही करें कि इस तरह के स्पेस से आप दूर रहें और यदि अगर कोई वहां विजिट करना भी चाहता है तो मैं चाहूंगी कि वो एक पॉजिटिव वे में वहां पर जाए, चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से या अपनी गवर्नमेंट या अपने देश की जो एजेंसीज होती है उनको सपोर्ट करने के पर्पज से। जी मोनाली जी, एक सवाल और है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज लीक किए जाते हैं या उसके नाम पर धमकियां दी जाती है। इसको रोकने के लिए क्या हम इस तरह के कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिस पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस तरह की रोक लगाई जा सकती है? जी देखिए, एक कॉमन नंबर जो है जो सभी को याद रखना है, इस पर आप अपने साथ हुए मैम एक बार नंबर फिर से बोलेंगे, नेटवर्क इशू की वजह से वो नंबर नहीं समझ में आया। बिल्कुल 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 1930 पर कॉल करके आप ऑफिशियल आवर्स में अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। अगर बैंकिंग रिलेटेड कोई फ्रॉड है तो ऑब्वियसली आपके जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनसे ही आपको कॉल करना है। इसके अलावा यदि और कोई भी अपराध है जो आपको लगता है कि जिसके बारे में कहीं और सूचना नहीं दे पा रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके कह सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा कई बार अक्सर महिलाओं को ये समस्या होती है जिसमें कि वो थाने नहीं जा सकते या कई बार जाना नहीं चाहते कुछ सोशल प्रॉब्लम्स के कारण, तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, इस पर जाकर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अभी आपने कहा कि जो वीडियो रिलेटेड कुछ सेक्सटॉर्शन के केसेस आते हैं, वीडियो कॉल स्कैम भी इसे कहा जाता है और कई अलग अलग तरह से इसके माध्यम से अपराधी स्पेशली महिलाओं और बच्चियों के साथ में ठगी करते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं या कई अलग तरह की उनके साथ में क्राइम करते हैं। बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप यही है कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी वो शुरू होता है सोशल मीडिया से, या तो वो फेसबुक से शुरू होगा, मैसेंजर से या आपके व्हाट्सएप से। तो कोशिश ये करें कि अनजान लोगों से आप इन दो प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट होने से बचिए। अच्छी तस्वीरें देखकर किसी व्यक्ति को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये वही रियल पर्सन है, और स्पेशली ये रात के समय पे वीडियो कॉल वगैरह करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय पर जब आप यूजुअली लोग नींद में होते हैं, 10 बजे के बाद का समय, 2 बजे 3 बजे तक के बीच का ये जो समय होता है रहा हो, तो इस समय पर आप कोशिश करें कि किसी भी तरह का वीडियो कॉल रिसीव ना करें। जिन लोगों को हैबिट नहीं है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को वीडियो कॉल अटेंड करने की, वो अपने फोन के फ्रंट कैमरा पर कोई स्टिकर लगा ले। अगर स्टिकर अवेलेबल ना हो तो आप देखेंगे हर घर में वो जो रेड वाली बिंदी होती है वो आप अपने कैमरा पर लगा सकते हैं, ताकि अगर गलती से आप रिसीव भी कर लेते हैं तो भी एटलीस्ट आपका चेहरा रिकॉर्ड ना हो और आप ये जान पाए कि सामने जो व्यक्ति है वो कोई जेन्युइन पर्सन है या वो कोई इस तरह की अश्लील एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसको समय रहते डिलीट कर पाए या उसको समय रहते डिस्कनेक्ट कर पाए। इसके अलावा एक और मैं छोटा सा होमवर्क सभी यूजर्स को देना चाहूंगी, समय निकालकर जरूर करें। सोशल मीडिया पर मेरा अपना ये सर्वे है कि तकरीबन 10 से 15% हर एक अकाउंट में जिसमें 500 से अधिक लोग एडेड हैं, स्पेशली फेसबुक पर, उसमें कम से कम 10 से 15% तक आपकी फेक अकाउंट्स हैं। तो कोशिश करें कि जिनको आप जानते नहीं हैं उनको आप अपने अकाउंट से बाहर कर दें, लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर देने से बचें, और यदि कोई इस तरह की धमकियां देता है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। अगर आपने पैसे दे दिए तो आपको डबल नुकसान होगा, पैसों का भी प्लस आपका वो जो कंटेंट उनके पास रखा हुआ है उसका भी, क्योंकि एक बार पैसे देने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति से अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो आगे और ब्लैकमेल करते हैं। तो कोशिश करें कि पैसे बिल्कुल भी ना दें, समय रहते अपने नियर बाय थाने में सूचित करें, इस तरह के लोगों के बारे में लोगों को अवेयर करें और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत ही एक साधारण घटना हो चुकी है,
तो खुद को कभी भी प्रेशराइज करें, समय रहते थाने में शिकायत जरूर करें। जी, और शोभित जी आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि मध्य प्रदेश में इसमें काफी काम हुआ है, लेकिन अब आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि ऑनलाइन ठगी का शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, तो बहुत सारे लोग तो शिकायत इसीलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बहुत सारे लोग आते हैं और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, रैंक्ड ऑफिसर्स भी, शासकीय भी, अशासकीय भी है, प्राइवेट भी है। जी। और सबसे बड़ा जो बताया वो हनी ट्रैप चल रहा है। हनी ट्रैप यही वीडियो कॉल स्कैम है। दूसरा एक लोन ऐप स्कैम भी चल रहा है साथ में। जी। लोग लोन लेते हैं और उसके कारण वो मोबाइल आपका पूरा कॉम्प्रोमाइज करके आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे वो सारी चीजें वो डिटेल्स पे भेजते हैं। और लोग अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन बचाने के लिए जी यार हम इतने बड़े हैं, हम इतने अच्छे अधिकारी हैं, या हम इतने पढ़े लिखे हैं और हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया जी तो हम इसकी कंप्लेन क्यों करें, जी छुपा कर रखते हैं। तो सबसे मेन कारण है अगर आपके साथ अपराध हुआ है तो उसको उनको बताइए और आप कंप्लेन करिए ताकि और लोग बच सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है बल्कि सचेत रहना है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। दोस्तों, अगर आपके या आपके जाने वाले में से किसी के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो आप तुरंत ही 1930 पर डायल करें। अगर आपने साइबर फ्रॉड को फेस किया है तो पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दें, FIR दर्ज कराएं और अपने बैंक में इसकी सूचना जरूर दें। सतर्क रहें, सजग रहें। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार। खत्म हो फसलें, लहलहा रही है खेतों में अब फसलें। कृषि को मिल रही है मंजिल क्योंकि बुलंद है अब कृषकों के हौसले। किसानों के जीते भरोसे ने अपना असर दिखाया है।